प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की आधारशिला आज वो रख रहे हैं। दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है।
जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है, तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है।
इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेलवे में कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी बात जो उनकी तरफ से की गई वो ये कि सरकारी पैसे की लूट को मौजूदा सरकार ने खत्म किया और 10 साल में रेलवे ट्रैक निर्माण बढ़कर दोगुना हो गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। TV9 के ग्लोबल समिट में स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर हमला। संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया ममता को सालों तक वोट देने वाली महिलाओं का रेप किया गया। उम्र और धर्म के आधार पर महिलाओं की किडनैपिंग होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से जो कही गई समिट के दौरान। कांग्रेस के लोग भी संदेश खाली भी जाना चाहते हैं। हत्याओं पर कांग्रेस के शहजादे के पास एक शब्द नहीं। आपसे एक सवाल पॉलिटिकल में जरूर पूछना चाहूंगा। एक तरफ हम लोग ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक संदेश खाली जैसी घटना होती है जहां पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है और चीजों को छुपाया जा रहा है। वहाँ जो हुआ वो भारतीय तो क्या किसी भी इंसान की सोच के परे है। मैंने ये पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई थी चुनाव के बाद तब कहा था कि शायद मीडिया में भी इस प्रकार का एहसास है कि अगर भाजपाई है तो उसे मौत के घाट आसानी से उतारा जा सकता है। अगर भाजपा की महिला कार्यकर्ता है उसको उसके घर से उठाकर सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। अगर भाजपा का युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है तो उसे गांव में खुले खेत में
पेड़ से रस्सी से टांग कर मारा जा सकता है। अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो उसके घर को आग लगाई जा सकती है। एज दो चूंकि हम भाजपा से हैं इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें कोई मौत के घाट उतार दे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हम देते हैं लड़ने के लिए। संदेश खाली में वो हैं जो भाजपाई नहीं हैं। They came for us first. They are coming for their own now. आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने ममता जी को वर्षों वर्ष तक सहयोग दिया, सहायता दी, उन औरतों को घरों से उठा कर बलात्कार किया जाता है। क्या ये कोई सोच सकता था कि ममता बंदोपाध्याय को पता ही नहीं है कि हाउस टू हाउस औरतों को उनकी उम्र, उनके धर्म के आधार पर चिन्हित करके उठाया जा रहा था? और इसलिए मैंने कहा दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर यू नाउ। और निशान जी, स्तब्ध करने वाली बात यह है, राजनीति अपनी तरफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। कांग्रेस के लोग भी वहाँ जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शहजादे जो अभी भी राजनीति के भूल भुलैया में खुद को खोज रहे हैं, उनके पास इस विषय के लिए एक शब्द नहीं है। और देखिए, संदेश खाली को लेकर ही एक और बड़ी खबर। संदेश खाली पर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। संदेश खाली पर कोई स्टे नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार को यह बड़ा झटका। तो यह आपको बता दें कि संदेश खाली को लेकर ममता सरकार को यह बड़ा झटका। संदेश खाली पर कोई भी स्टे नहीं लगेगा, हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो शाहजहां शेख जो कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और इसको लेकर खुद इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया था और काफी सख्ती के साथ ये टिप्पणी की गई थी कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, कहां पर है शाहजहां शेख। और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 के ग्लोबल समिट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे का आज दूसरा दिन है और यह दिन बेहद खास रहने वाला है। समिट में आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। आज रात 8 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी टीवी 9 के मंच पर आएंगे और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली में जारी टीवी 9 ग्लोबल समिट में देश विदेश की जानी मानी, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियां शिरकत कर रही हैं, जिसमें राजनीति के साथ गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी अपने संबोधन में 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प की बात रख सकते हैं। समिट के दूसरे दिन इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट और आईटी के साथ साथ भारत के एफएमसीजी इंडस्ट्री के विकसित होने पर भी चर्चा होगी। टीवी 9 नेटवर्क की 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप है, जो विश्व में भारत की बढ़ती साख पर आधारित है। और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में शामिल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। India has always been the superpower of the subcontinent. It's never been the aggressor in its wars and tensions, which it's always tried to resolve quickly, fairly, and in ways that allow others to be the best they can. And now, global leadership is beckoning. For a long time, India was a leader of the non-aligned movement, trying to stay aloof from big global struggles. Now, India is a leader of the global south, and as such speaks up for poorer countries
to get the fair go they deserve, for all to have the respect and the national independence that India won for itself against the superpower of the day that was slow to acknowledge India's right to be free. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। कपड़ा व्यापार से जुड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है। भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे कपड़ा क्षेत्र में व्यापार, निवेश और निर्यात के लिए एक उज्जवल भविष्य बुनने की शुरुआत हो गई है। टेक्सटाइल के साथ खादी ने भी हमारे देश की महिलाओं को शक्ति दी है। पीएम ने कहा कि उन्होंने कारीगरों और बाजार की दूरी कम की है। हम दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। पीएम ने कहा कि सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जूट किसानों के लिए वो भी काम कर रहे हैं। भारत टेक्स 2024 में 29 फरवरी तक फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर फोकस होगा। 4 दिनों के इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वैश्विक पैनलिस्ट कपड़ा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें बुनकर समेत उद्योग से जुड़े 4000 से ज्यादा व्यापारिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, 1 मार्च को झारखंड जाएंगे प्रधानमंत्री, धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा है। 2 मार्च को पीएम बिहार के दौरे पर होंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैली और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले झारखंड दौरे पर जाएंगे। 1 मार्च सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे धनबाद में रैली करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरामबाग में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार का रुख करेंगे। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे। 2 मार्च को बिहार और औरंगाबाद में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार दौरे पर पीएम बेगूसराय भी जाएंगे। पीएम के बिहार दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में डिजिटल माध्यम से बिहार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। और शराब घोटाला मामले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल गए 1 साल हो गए हैं। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने केजरीवाल एक बार फिर नहीं पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अभी तक 7 समन भेजे हैं। 7वें समन पर आज उन्हें ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस समन को भी ठुकरा दिया। अपने बयान में आम आदमी पार्टी ने कहा कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। रोज समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। ईडी की कार्रवाई का ठीकरा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फोड़ा है और कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कहते हैं ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूटा, और भ्रष्टाचार करने के बाद आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बदले अत्याचार खेलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भाग जाना, तो भगौड़ा बनने के लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इस बीच मानहानि के एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। और आईएनएलडी नेता नफे सिंह की हत्या से हरियाणा में सनसनी फैल गई है। हत्या का आरोप पूर्व विधायक नरेश कौशिक पर लगा है। कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। गोलियों से छलनी कार, गाड़ी के चकनाचूर हुए शीशे, सड़क पर पड़े गोलियों के खोखे, ये निशान है आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या के। कल बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने नफे सिंह की हत्या कर दी। हत्या के आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
बताया जाता है कि इसी कार से हत्या के आरोपी आए थे। उनके चेहरे भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस बीच पुलिस ने नफे सिंह के कार ड्राइवर राकेश के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की है। इस बीच आरोपियों को लेकर पुलिस ने कार नंबर के आधार पर पड़ताल शुरू कर दी है। कई साक्ष्य जुटाए गए हैं। हत्या के बाद नफे सिंह के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और सड़क जाम करके जमकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कल से उनकी हत्या हुई है, ना उनके परिवार को, ना कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन होश में आओ। विधायक लोगों के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों के साथ क्या होगा। और नफे सिंह की हत्या को जिस ढंग से अंजाम दिया गया है उससे इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहा है और पुलिस कई एंगल से अब इसकी जांच कर रही है। आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, हत्या किसने की? आखिर कौन है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। इस हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जोड़ा जा रहा है। नफे सिंह पर ऑटोमेटिक हथियार से हमला किया गया। बताया जाता है कि नफे सिंह को लगातार धमकियां मिल रही थी, सरकारी सुरक्षा की मांग की गई थी। इधर नफे सिंह राठी की हत्या ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड को भी ताजा कर दिया है। 3 महीने पहले ही गोगा मेड़ी की घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। नफे सिंह की हत्या के तरीके ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की याद को भी ताजा कर दिया है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ठीक उसी अंदाज में बदमाशों ने नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया। पहले रेकी, फिर गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग। ये सारे पैटर्न एक जैसे हैं। तो सवाल है कि क्या लॉरेंस इतना बेखौफ हो गया है कि वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है? इधर नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है। हमले में कार पर कैसे गोलियों की बौछार की गई, आप देखिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर रविवार को हत्या कर दी गई थी। नफे सिंह राठी तकरीबन शाम 5 बजे अपनी इसी फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे। गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे। जब आइटन कार में सवार जो 5 बदमाश थे वो आते हैं और उसके बाद उनके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। तकरीबन 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। भांजे राकेश ने पुलिस को बयान दिया कि हमलावरों ने कहा तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, इनके घर जाकर बता देना कि नरेश कौशिक, करमवीर राठी, सतीश राठी के खिलाफ कभी भी अदालत गए तो परिवार को भी जान से मार देंगे। पुलिस ने राकेश के बयान पर 147, 148, 149, 307, 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी और चचिया ससुर करमवीर राठी, देवर कमल राठी और पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल के सहित और लोग भी शामिल हैं। और नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर हरियाणा विधानसभा में 1 मिनट का मौन रखा गया। रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नफे सिंह की हत्या को उनके बेटे जितेंद्र राठी ने राजनीतिक हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। मौके पे जो वारदात हुई थी, जो हमें बताई गई, वो सारी पुलिस के संज्ञान में। पुलिस उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम के लिए क्या? सर, पोस्टमार्टम हम जब तक नहीं कराएंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस से कोई बातचीत? मेरी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है अभी तक, और अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम पोस्टमार्टम जब कराएंगे जब आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। कोई वायरल होगा? जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उन सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई? अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद वाराणसी जिला जज के आदेश के तहत तहखाने में पूजा जारी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए।
जिला जज के फैसले को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से 1 फरवरी को याचिका को दायर किया गया था। 31 जनवरी को वाराणसी के जिला जज के आदेश के बाद तहखाने में पूजा हो रही है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता बचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। व्यास तहखाने में पूजा बरकरार रहेगी, अर्चना होती रहेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर देते हुए आज पूजा अर्चना की जो हमारी याचिका थी उसको अपहोल्ड रखा है और साथ ही साथ जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी जिसमें 17 जनवरी के ऑर्डर को 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उन दोनों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पे जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। अभी वो हाईकोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं? नहीं, अब ये तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बचता है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष और देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर। वहीं दिल्ली में कल सनातन संत संसद का आयोजन किया गया और इसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा। देश भर से आए धर्म गुरुओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने की मांग की। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में हुई संत संसद में ठाकुर देवकीनंदन और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री समेत सैकड़ों संत मौजूद रहे। सबने एक स्वर में सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के धर्म की निंदा करें, लेकिन हमारे पास राइट है कि हमारे धर्म का भी कोई अपमान न कर सके। ऐसी आवाज संत संसद से जानी चाहिए। ज्ञानवापी के पक्षकार और एडवोकेट विष्णु जैन भी संत संसद में शामिल हुए। उन्होंने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस को मजबूत बताया। वहीं बाबा बागेश्वर ने संत संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए नया नारा दिया। अब तो बनेंगे, अब क्या जाओगे? अब हम ये कह रहे हैं, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। दिल्ली में हुए संत संसद में देश भर से साधु संत शामिल हुए। इस दौरान सभी संतों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी को आभार पत्र लिखा है, जिसे मिलकर वो पीएम को सौंपेंगे। सनातनों से आह्वान किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तत्काल आप लोग जगो, जागृति आए और जिस प्रकार से एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, उसी प्रकार से एक धक्का और दो शाही ईदगाह को तोड़ दो और भव्य मंदिर का निर्माण